चलिए आ जाइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, कुछ है ना पढ़ लेते हैं। हाँ मैं यही हूं भाई, यही हूं। ठीक है चलिए आ जाइए बच्चों, टूल्स रह गए थे। राधे राधे। ठीक है आ गए, चलिए आ जाइए बच्चों। तो बच्चों देखिए, अब बात ये आती है क्या कि हम प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। पहले टूल्स कुछ रह गए हैं बच्चों, हमें टूल्स पढ़ने हैं और टूल्स में 4 पढ़ने थे, है ना। पहला टूल पढ़ चुके हैं हम, एंजाइम्स। दूसरा टूल था वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए पढ़ा तो दिया था मैंने कि उसके पास ओरी होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए, सब पढ़ा चुका हूं। लेकिन एग्जाम्पल रह गए हैं, तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स बता दूं क्लोनिंग वेक्टर के, फिर तीसरा टूल पढ़ना है डिजायर जीन, है ना। और पिछले 2 क्लास से कोई है जो एलियन डीएनए कर रहा है, वो भी तो पता चलेगा। फिर चौथा होस्ट सेल है, तो आगे टूल पूरा करें फिर प्रोसेस। राइट बच्चों आ जाइए। अब प्रोसेस में सब कुछ क्लियर होगा, इफ, क्यों, कैसे, सब अभी जानकारी ले रहे हो आप टूल्स पढ़ते समय। आ जाइए, इधर गया, इधर है। देखो बच्चों ठीक है आइए, एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्या पढ़ना है पहले? एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो बच्चों एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में ना पहला पढ़ाने जा रहा हूं प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड के बारे में कई लोग पिछले 2 क्लास से पूछ रहे, वो भी तो बताना होगा भाई। बिल्कुल कमेंट पहुंचते हैं प्रिया, सबके पहुंचते हैं, इंतजार करो बस, देखो अभी। ठीक है अच्छा देखो बच्चों, प्लाज्मिड में ये जो बैक्टीरिया होती है बच्चों, उसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, जीनोमिक डीएनए जो होता है, जेनेटिक मटेरियल, फॉल्स क्रोमोसोम होता है इनमें, क्रोमोसोम नहीं फॉल्स क्रोमोसोम होता है, ये है। लेकिन बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ही होगा लेकिन एक्स्ट्रा डीएनए होता है, इसको बोलता है प्लाज्मिड। तो एनसीईआरटी इस प्लाज्मिड को कहती है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और सुनो, इसका जो रेप्लिकेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोइड डीएनए होता है। इसका रेप्लिकेशन न्यूक्लियोइड डीएनए के इंडिपेंडेंट होता है। तो देखो ना अगला पॉइंट एनसीईआरटी में लिखती है, रेप्लिकेट्स ऑटोनॉमसली। ऑटोनॉमसली मतलब इंडिपेंडेंटली, ऑटोनॉमसली या इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है ऑफ न्यूक्लियोइड डीएनए। मतलब न्यूक्लियोइड डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है या नहीं, ये अपना मस्त होकर, स्वतंत्र होकर डिवाइड करता रहता है। सही है, ठीक है, सब आएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी आएगा, सब आएगा, चिंता ना करो, एक एक करके आएंगी चीजें। तो ये है प्लाज्मिड। ठीक है, बात रही प्लाज्मिड के एग्जाम्पल की। आपकी एनसीईआरटी में प्लाज्मिड का एक एग्जाम्पल दिया है पीबीआर 322, पढ़ेंगे। ठीक है, पीबीआर 322। अब ये पीबीआर 322 है, प्लाज्मिड है एग्जाम्पल। इसी तरह कई है भाई, पीबीआर 325 है, 327 है, कई है, मैंने 2 लिख दिए। इसी तरह पीयूसी 18 है, पीयूसी 19 है, टीआई प्लाज्मिड है, आरआई प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड के एग्जाम्पल है बच्चों। ये जो टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड है, पढ़ेंगे डिटेल में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड जो है बच्चों, ये नेचुरल प्लाज्मिड है, ये नेचुरल प्लाज्मिड है, जो कि निकाले जाते हैं एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है एगरोबैक्टीरियम।
कौन सी बैक्टीरिया से? एग्रोबैक्टीरियम से निकाला जाता है इसको। और पता है ये कब यूज किया जाएगा? जब आपको जीन ट्रांसफर करना हो डाइकॉट प्लांट सेल में। जब आपको जीन किसमें डालनी हो? डाइकॉट प्लांट सेल में, तब ये प्लाज्मिड यूज होगा, टीआई और आरआई प्लाज्मिड। सही है? हाँ, पढ़ेंगे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, सब आएगा, अभी नहीं। अब बात रही पीबीआर 322 और 325। पी का मतलब है बच्चों प्लाज्मिड, ठीक है, और बी आर का मतलब है जिन्होंने इसे तैयार किया उनका नाम था बोलीवर एंड रॉड्रिगेज। किसने तैयार किया था इसे? बोलीवर और रॉड्रिगेज ने, इसलिए ऐसा नाम है। इसी तरह पीयूसी 18 और पीयूसी 19। पी का मतलब फिर से प्लाज्मिड है और यूसी का मतलब है जहां इसको तैयार किया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कहां तैयार किया गया था बच्चों? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तैयार किया गया था। सही है? अब सुनो मेरी बात, इन दोनों प्लाज्मिड को तो मैंने नेचुरल प्लाज्मिड बोल दिया, लेकिन बच्चों ये जो चार हैं, पता है इनको मैं बोलता हूं आर्टिफिशियली मॉडिफाइड प्लाज्मिड। मतलब सर, मतलब ये कह रहा हूं कि ये पहले तो बैक्टीरिया से निकाले गए थे, तो ये नेचुरल प्लाज्मिड ही थे, तो ये नेचुरल प्लाज्मिड ही थे, तो ये नेचुरल प्लाज्मिड ही, लेकिन बाद में जरूरत के हिसाब से इनको मॉडिफाई किया गया। जरूरत के हिसाब से इन्हें मॉडिफाई किया गया। थे तो नेचुरल प्लाज्मिड, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से हमने मॉडिफाई किया, इसलिए हमने बोला क्या? इसलिए हमने बोला इसे आर्टिफिशियली मॉडिफाइड। सही है? क्यों यूज किया जाता है? इनका यूज तब करोगे बच्चों जब जीन ट्रांसफर करनी हो, किसमें? बैक्टीरियल सेल में। अगर डाइकॉट प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करना है तो इनका यूज करो, लेकिन अगर बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करना है तो इनका यूज कर सकते हैं। सही है? और ये बात रही, ये जो नंबर है 18, 19, 322, ये रैंडम नाम है, उनको साइंटिस्ट को जो मन किया वो दे दिया। सही है? ठीक है, तो ये तो हो गए प्लाज्मिड के एग्जाम्पल बच्चों। वेक्टर के एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल किसका दे रहा हूं? वेक्टर का। अब वेक्टर में पहला दे रहा हूं प्लाज्मिड, पहला एग्जाम्पल प्लाज्मिड। इसमें से आपकी एनसीईआरटी ने पीबीआर 322 को डिटेल में बताया है, तो चलो देख लेते हैं। पीबीआर 322 को एक बार डायग्राम देख लें, तैयार भी तो करना है उसको, तो चलो आओ। एनसीईआरटी ने पीबीआर 322 बनाया है ऐसे, पीबीआर 322। ठीक है, पीबीआर 322 में बच्चों ये पीबीआर 322 है, पीबीआर 322 वेक्टर है। अब ये जो है ये इसका ओरी साइट है, अरे मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तभी तो रेप्लिकेट होगा। ठीक है, और ये है आरओपी। क्या है ये? आरओपी। आरओपी बच्चों ये जो सेगमेंट है प्लाज्मिड का, ये सिंथेसाइज करता है क्या? प्रोटीन। बोले तो एंजाइम। क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। एनसीईआरटी में डायग्राम के नीचे देखोगे तो ये लिखा मिलेगा कि ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन, जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में यूज होता है। बिल्कुल, जिनका नाम लिखा है उन्होंने ही मॉडिफाई किया था। ठीक है बच्चों, तो ये आरओपी अरे आप तो आरओपी पढ़ते हो, मैं ऐसे पढ़ता हूं, देखो मैं उल्टा पढ़ता हूं। प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या? प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन बनाता है ये। ठीक है, प्लाज्मिड सेम बैक्टीरिया का नहीं होता भाई, अभी पढ़ते चलो वेक्टर्स को। ठीक है, पीबीआर 322 ओरिसाइट, जहां से रेप्लिकेशन होगा, ये एंजाइम बनाएगा जो कि रेप्लिकेशन और प्लाज्मिड के लिए जरूरी है।
रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड कैसे होता है? डीएनए रेप्लिकेशन जैसे होता है वैसे होगा। सही है। अब बच्चों मैंने बोला था ना एक अच्छे वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। तो ये देखो एक सेलेक्टेबल मार्कर ये है, ये वाला जोन है ना, एक ये सेलेक्टेबल मार्कर है, इसका नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर ये है, इसका नाम है टेटार जीन, बोले तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। दो सेलेक्टेबल मार्कर है, दो सेलेक्टेबल मार्कर है। अब अब्दुल माजिद डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ ले बच्चे। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना वैसे ही प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। डीएनए रेप्लिकेशन जैसा होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेट होता है वैसे होगा, है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में है ना डीएनए रेप्लिकेशन, वो वाला, ठीक है। अच्छा आ जाओ एम्पायर और टेटार। बच्चों अब सेलेक्टेबल मार्कर तो हो गए, अब कौन कौन सी एंजाइम से कटने की साइट है? तो देखो जरा, इसमें बच्चों दो एंजाइम से कटने की साइट है। एक है पीएसटी फर्स्ट एंजाइम से कटने की साइट, एक है पीबीयू फर्स्ट से कटने की साइट, और यहां पर है पीबीयू सेकंड से कटने की साइट। पीबीयू सेकंड से कटने, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम है, सही है। पीएसटी 1 से कटने की साइट है, पीबीयू फर्स्ट से कटने की साइट है, यहां पीबीयू सेकंड से कटने की साइट है, ठीक है। अबे यार क्या कर रहा है, आरओपी प्रोटीन नहीं है, पढ़ो जरा अमित, आरओपी पढ़ो क्या लिखा है। आरओपी प्रोटीन नहीं है, आरओपी डीएनए का सेगमेंट है। यहां जो ऐसी प्रोटीन बनाएगा, मतलब एंजाइम बनाएगा जो इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए मदद करेंगे। अरे भाई डीएनए पॉलीमरेज चाहिए ना रेप्लिकेशन के लिए, वो सब यही सेगमेंट बना के देगा, ठीक है। और डीएनए और प्लाज्मिड अभी तो बताया भाई, लेट आए क्या तनवीर? बताया तो मेन क्रोमोसोमल डीएनए को न्यूक्लियोइड कह देते हो आप, और जो एक्स्ट्रा डीएनए है न्यूक्लियोइड डीएनए छोड़कर उसे प्लाज्मिड कहते हैं। अभी शुरुआत में बताया आज। अब टेटार जीन में भी दो सेल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट है। यहां पर है बैम एच फर्स्ट से कटने की साइट, और यहां पर है सेल फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट, सही है। और यहां पर भी तीन एंजाइम से कटने की साइट है। ई कॉर फर्स्ट से कटने की साइट, क्ला फर्स्ट से कटने की साइट, और हिंड थर्ड से कटने की साइट। ये लगभग 8 साइट हो गई, सही है, 8 साइट हो गई बच्चे। सेलेक्टेबल मार्कर पिछली क्लास में चले जाओ, लेक्चर देख लेना, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है पता चल जाएगा भाई शुभ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल इंद्रा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब न्यूक्लियोइड डीएनए से कोई मतलब नहीं। अब समझिए मेरी बात, समझिए कितनी एंजाइम की साइट है? 8 एंजाइम की साइट है। ये डायग्राम आपके दिमाग में यहां बना होना चाहिए, बाहर टैटू नहीं बनवाना है इसका, दिमाग में अंदर, ठीक है। अब बात आई याद कैसे करें। 8 साइट है, कैसे याद करें? देखो बच्चों याद कैसे करें वो मैं बता दूंगा। ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन क्या है, डायग्राम आ जाएगा, ABCD लेबल करना है, लेबलिंग आनी चाहिए। दूसरा यह पूछ लेंगे एम्पायर जीन में कौन कौन सी एंजाइम की साइट है, तो पीएसटी फर्स्ट, पीबीयू फर्स्ट। यह पूछ लेगा टेटआर जीन में कौन सी एंजाइम की साइट है, तो बैम एच फर्स्ट और सेल फर्स्ट की, सही है। हाँ बिल्कुल, क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट एक ही है, आदर्श। अब सुनो बच्चों याद कैसे करना, चलो मैं बताता हूं। ऐसे करते हैं, एक माइनर टेस्ट दे दिया और अब आप कमेंट कर रहे हो। माइनर दे दिया और अब कमेंट कर रहे हो। देखो क्या कमेंट कर रहे हो, फिजिक्स, अच्छा ठीक है रुको, फिजिक्स पेपर इजी, फिजिक्स पेपर इजी, केमिस्ट्री हार्ड, फिजिक्स पेपर इजी, केमिस्ट्री हार्ड, बायो सरल पेपर, सही है। फिजिक्स पेपर इजी, केमिस्ट्री हार्ड, बायो सरल पेपर, सही है। बस ऐसे, ठीक है बच्चों।
और सुनो मेरी बात, आगे हम पढ़ेंगे जो डिजायर्ड जीन हमें डालना होता है ना, पता है कहां डालते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर वाले रेस्ट्रिक्शन साइट पर। कहां डालते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर वाले रेस्ट्रिक्शन साइट पर। मतलब डिजायर्ड जीन को या तो यहां डालेंगे या यहां या यहां या यहां। सही है ना? क्यों, कैसे, मैकेनिज्म जब पढ़ोगे तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पीबीआर 322 प्लाज्मिड का एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया क्लोनिंग वेक्टर का। क्या बता दिया? प्लाज्मिड। और भी एग्जाम्पल है, आओ। दूसरा एग्जाम्पल है लैम्डा फेज। अरे वायरस है, बैक्टीरियोफेज है ये लैम्डा फेज। ये लैम्डा फेज ना कब यूज करोगे वेक्टर की तरह? यूज फॉर जब जीन ट्रांसफर करनी हो बैक्टीरियल सेल में। जब जीन ट्रांसफर करनी हो बैक्टीरियल सेल में तब इसका यूज करेंगे। पता है इसके डीएनए की खास बात होती है बच्चों, ध्यान से देखो। इसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन कुछ हिस्सा सिंगल स्ट्रैंडेड है। पता है ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया है इसी को तो स्टिकी एंड कहते हैं या कोहेसिव एंड कहते हैं। स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड बोलते हैं। एक और नाम से जानते से, कॉस साइट। क्या नाम देते हैं? कॉस साइट। कोहेसिव को कॉस बोल देते हैं। राहुल बोल रहा है फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म बता तो दूं, तू याद करके सुना देना मुझे। राहुल बोलू? चल बोल देता हूं, तू भी क्या याद रखेगा। पीएसटी फर्स्ट निकाला गया है बैक्टीरिया से जिसका नाम है प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी से। पीबीयू फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं प्रोटियस वल्गैरिस से। ईक और फर्स्ट निकाला गया है इसेरिशिया कोलाई RY13 से। क्लाफास्ट निकाला गया है कैरियोफैनन लैटम बैक्टीरिया से। सही है? और क्या बचा? हिंट थर्ड निकाला गया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। सही है? बैम एच फर्स्ट निकाला गया है बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसेंस बैक्टीरिया से। यह निकाला गया है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस बैक्टीरिया से। ले हो गए सबके, किसी का काम नहीं है। अनमोल कोई काम का नहीं है बच्चे, नहीं आएगा। ठीक है, उसको जानना था इसलिए बता दिया 1 मिनट में। और क्या है, कोई बात नहीं बच्चे, टेंशन ना लो। अच्छा चलो देखो, जो आपके काम का है ना, फर्स्ट रैंक तक के लिए आपको जो चाहिए वो मैं आपके बिना बोले दूंगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है बच्चों, आ जाओ। देखो बच्चों, लैम्डा फेज में जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन कुछ हिस्सा सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसी को क्या बोलते हैं? कोहेसिव साइट, स्टिकी साइट या कॉस साइट। इल्मा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। कॉस साइट किसे बोला है? कोहेसिव साइट को। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, एक खास बात इसके डीएनए की देखो। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया है ना, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया है, ये यहां 12 बेस है बच्चे और यहां भी 12 बेस है। अब मजे वाली बात, इधर के 12 बेस और उधर के 12 बेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब इसे उठाकर यहां लाऊं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। समझ रहे हो? तो लिख दे रहा हूं मैं कि यहां पर इट हैज 12 अनपेयर्ड बेसिस। इट हैज 12 अनपेयर्ड बेसिस ऑन बोथ द एंड्स। ऑन बोथ द एंड्स, लेकिन बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इधर के 12 उधर के 12 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है बच्चों, तो एक बात तो ये हो गई। तो एक तो लैम्डा फेज बता दिया भाई। तीसरा बच्चों, तीसरा अभी और भी है। तीसरा है बच्चों कॉस्मिड। अरे कुछ नहीं, ये पता है इसका यूज कब करोगे? जब बैक्टीरिया में जीन डालनी हो। ठीक है, बैक्टीरिया में जीन डालनी हो। और दूसरी बात समझो, कॉस्मिड बना कैसे? अरे कुछ नहीं, ये उठा लो, सिंगल स्ट्रैंड एरिया था ना वो कॉस साइट, उठा लो यहां, कॉस साइट निकाल लो यहां से लैम्डा फेज से और इसे जोड़ दो बच्चों किसी प्लाज्मिड में।
इसे जोड़ दो प्लाज्मिड में। अरे ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया है ये दोनों निकाल लो और जोड़ दो प्लाज्मिड से, बन गया कॉस्मिड। कॉस साइड प्लस प्लाज्मिड, कॉस साइड प्लस प्लाज्मिड क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस्मिड। कब यूज करोगे? यूज फॉर जीन ट्रांसफर, यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। इसका भी यूज जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल के लिए करेंगे। अरे नहीं, बट दे आर नहीं, मैंने बोला जरूर है, लिखने की जरूरत नहीं है नितिन आओ जी, ठीक है। चलो बच्चों चौथा देखते हैं। सुनिए, कुछ वायरस, जैसे एक वायरस तो ये था, कुछ प्लांट और एनिमल वायरस भी क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक है कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों CAMV। पता है इसका यूज कब करेंगे? जब जीन डालनी हो प्लांट सेल में। यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल। और एनिमल सेल में डालनी हो तो रेट्रोवायरस। अरे एनिमल सेल में डालनी हो तो रेट्रोवायरस यूज करेंगे। रेट्रोवायरस यूज होता है फॉर जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल्स। सही है, तो प्लांट एनिमल वायरस भी यूज होते हैं। ठीक है, 4 हो गए बच्चों, 2 और हैं। कुछ ना बच्चों, हमने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाए हैं जिन्हें हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं। हमने कुछ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाए हैं, ये इन्होंने सही नहीं लिखा है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाए हैं जो कि हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं। पहला BAC, वैसे ये नाम आ चुके हैं पहले भी, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। पता है इसका यूज कब करेंगे? जब जीन डालना हो बैक्टीरियल सेल में। यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। अगर बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करना है तो इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चों B हमने बनाया है YAC, मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसका यूज किया जाएगा फॉर जीन ट्रांसफर इन ईस्ट सेल। ठीक है, इसी तरह हमने बनाया है MAC। अब ये क्या है? मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसका यूज करते हैं फॉर जीन ट्रांसफर इन मैमेलियन सेल। मैमेलियन सेल लास्ट बच्चों, एक और आया, 5वां ये हो गया बच्चों। हाँ हर्षवर्धन वेट करो, बता दूंगा। ठीक है बच्चों, 6th और आखिरी वेक्टर में जो बताने जा रहा हूं, वैसे नहीं बताना चाहिए फिर भी बता रहा हूं क्योंकि ये शब्द बायोटेक के नेक्स्ट चैप्टर में यूज किया गया है। ट्रांसपोजॉन्स या जंपिंग जीन्स। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2 लाइन बताऊंगा। ठीक है, देखिए जंपिंग जीन्स की डिस्कवरी बच्चों की थी बारबरा मैकक्लिंटॉक ने, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने इन मेज। पता है इनका नाम याद नहीं करना है, फिर भी थोड़ा सा बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं थोड़ा गौर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, मैमल्स में MAC। देखो मेरी बात समझो, रेट्रोवायरस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना आदित्य? अब समझो बच्चे, मैंने इनका नाम आपको याद करने के लिए नहीं बताया, सिर्फ इसलिए बताया, पता है क्यों? इनका कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स में भारी है। पता है, इन्हें लेडी मेंडल के नाम से जानते हैं, इन्हें लेडी मेंडल के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, अब पढ़ते कि है क्या एक्चुअली। नाम बता रहा है, ऐसी जीन जो उछल कूद करती हो, कभी इधर भाग जाए कभी उधर भाग जाए, ऐसी जीन जो इधर उधर भागती रहे, उसी को कहते हैं जंपिंग जीन। देखो ना मैं डिफाइन कर रहा हूं, these genes can move from
वन पोजीशन, कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन बदलते रहते हैं। कहां? या तो सेम क्रोमोसोम पर और डिफरेंट क्रोमोसोम पर, सेम या डिफरेंट क्रोमोसोम। इधर आओ, इधर इधर। मान लो बच्चों ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहां पर ये जंपिंग जीन है, यहां पर ये जंपिंग जीन है, ये जंपिंग जीन है। अभी ये यहां है, अभी ये यहां है, थोड़ी देर में ये यहां से कट के अलग हो गया। एक एंजाइम होती है बच्चों, एक एंजाइम होती है। निशा, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर में, आउट ऑफ एनसीईआरटी है या रिलेटेड टू एनसीईआरटी है, जो भी बता रहा हूं सारा कुछ करना है अगर रैंक अच्छी चाहिए तो, ठीक है ना। मैं एनसीईआरटी के बाहर वैसे भी ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, तो वो करना ही करना है बच्चे। अच्छा, ये जो जीन है बच्चों, ये जो जीन है, ये इंटीग्रेज नाम की एक एंजाइम होती है, उसकी मदद से बच्चों ये यहां से कट के अलग होगा और जाके यहां जुड़ गया। तो देखो ना, अभी यहां था, अब जंप करके यहां आ गया। सेम पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पर अपना पोजीशन बदल लिया, सही है। अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं है सेम क्रोमोसोम पर, हो सकता है पड़ोस वाले क्रोमोसोम में यहां आकर फिट हो जाए। तो ऐसी जीन को बोलते हैं जंपिंग जीन, ऐसी जीन जो पोजीशन बदल लेती है। अगर इनसे मैं डिजायर्ड जीन फिट कर दूं, डिजायर्ड जीन फिट कर दूं, तो ये तो इधर उधर भाग ही रही है। अगर इनसे डिजायर्ड जीन फिट कर दूं तो ये डिजायर्ड जीन को भी लेके भागेंगे। बस यही तो चाहते हैं हम, सही है, ठीक है बच्चों। ये है वेक्टर जंपिंग जीन, इधर उधर भागते रहते हैं। अब बच्चों, सर इतने सारे वेक्टर बताए आपने, कौन सा यूज किया जाए? तो सुनिए मेरी बात। साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन दैट अ वेक्टर कैन कैरी। मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, हर वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना बड़ा डिजायर्ड जीन लेके चलेगा। फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं बच्चों, ये प्लाज्मिड है, इसे काटोगे तो ये खुलकर इतना बड़ा होगा। तो अगर डिजायर्ड जीन इतना बड़ा है तो ये इसमें फिट हो जाएगा, अगर डिजायर्ड जीन इतना बड़ा है तो इसमें फिट हो जाएगा। नहीं, एंजाइम का नाम नहीं याद रखना है बच्चे, मैं जो बोर्ड में ना लिखूं नहीं याद करना है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं अगर डिजायर्ड जीन का साइज इतना है, सर्कल इतना था खुल के इतना हो गया। अगर डिजायर्ड जीन, जंपिंग जीन एनसीईआरटी में नहीं है, क्या कर रहे हो? बायोटेक के सेकंड चैप्टर में अभी तो बोला ट्रांसपोजोन है। देखो बच्चों, मैं जो बोलूं कान खोलकर अच्छे से सुना करो। मैंने तुरंत बोल दिया था कि एनसीईआरटी में बायोटेक के नेक्स्ट चैप्टर में है ट्रांसपोजोन, ठीक है। और कहां है आप खोज लो, कोई कमेंट करना है तो करके बताओ कहां पर है। देखो जरा किसने एनसीईआरटी कितनी पढ़ी है। जो एनसीईआरटी कर सकते, बिल्कुल सुभांशु, बिल्कुल सही पकड़े। आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस में, सही है, बिल्कुल अलर्ट रहना है, सावधान और सतर्क, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा सुनो बच्चों, वेक्टर इतना बड़ा था, सर्कल को खोल दिया, अब इतना बड़ा डिजायर्ड जीन है तो फिट हो जाएगा। लेकिन अगर डिजायर्ड जीन का साइज इतना बड़ा है तो वो तो इसमें फिट ही नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हर एक वेक्टर का फिक्स साइज है कि वो कितना बड़ा डिजायर्ड जीन लेके चल सकता है, सही है। हाँ बिल्कुल, सब सही बता रहे हैं। तो बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं सबसे छोटा डिजायर्ड जीन पता है कौन लेके चलता है? प्लाज्मिड। अगर डिजायर्ड जीन का साइज बच्चों 0.5 से 8 किलो बेस है तो इतना बड़ा डिजायर्ड जीन ये लेके चल सकता है। लेकिन अगर डिजायर्ड जीन का साइज 9 से 23 किलो बेस लंबा है तो फिर आपको लैम्डा फेज यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इससे बड़ा है, 30 से 45 किलो बेस है, तो आपको कॉस्मिड वेक्टर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर 50 से 300 किलो बेस का है, बड़ा है, तो बीएसी यूज करो। और अगर 1000 से 1000 से 2500 किलो बेस है तो वाईएसी यूज करना है। और इससे बड़ा भी है तो एमएसी यूज करना है।
आपके लिए बता दूं, आपके लिए बता दूं बच्चों, आपके लिए बता दूं, आपको मैं ये डेटा याद करने को नहीं बोल रहा हूं। मॉड्यूल में है टेबल, नहीं याद करना है, हमें सिर्फ ऑर्डर याद रखना है बच्चा। क्या याद रखना है? ऑर्डर। सही है, बिल्कुल ऐसे नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो एक ऑर्डर, बस ऑर्डर याद रखो कि सबसे छोटा डिजायर्ड जीन प्लाज्मिड लेके चले गए, उससे बड़ा लैम्डा फेज, उससे बड़ा कॉस्मिड, फिर बीएसी, वाईएसी, एमएसी, बस ऐसे, ठीक है। अश्विन बोल रहे हैं ट्रांसपोजोन किस पेज नंबर पर है? भाई भरोसा कर लेना, मैं जो बोल रहा हूं एनसीईआरटी में है, मतलब है। अब बायोटेक के सेकंड चैप्टर में चले जा, मिल जाएगा तुझे, ठीक है। और जब मैं बोल रहा हूं तो मान ले, क्यों खोजना है? खोजना है तो जाके खोज ले, जहां पर नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट दिया है वहां पर देख ले, मिल जाएगा तुझे, है ना। अच्छा भाई बच्चों, ऑर्डर याद रखना है, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन नहीं। तो अंत में मैं कमेंट कर रहा हूं क्लोनिंग वेक्टर पर कि कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज करें। सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर डिपेंड करेगा दो चीजों पर, डिपेंड करेगा दो चीजों पर। पहला तो ये कि डिजायर्ड जीन का साइज क्या है, डिजायर्ड जीन का साइज क्या है, पहला तो ये। और दूसरा, कौन सा होस्ट सेल यूज कर रहे हो, सही है ना, क्या बोल रहा हूं। दूसरा कि कौन सा होस्ट सेल, बैक्टीरिया में यूज कर रहे हो तो अलग टाइप के वेक्टर, डाइकॉट प्लांट में तो अलग वेक्टर, है ना। तो दूसरा है बच्चों नेचर ऑफ होस्ट सेल, कौन से होस्ट सेल में डालना चाह रहे हो जीन को, उस पर भी डिपेंड करेगा क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब सुनो मेरी बात, अरे हो गया ना, पढ़ो पीछे आरएनए आई क्या भी, है ना। एक ने आरएनए की जगह, वाह पुतिन साहब, आरएनए इंटरफेरेंस को आपने राणा इंटरफेरेंस कर दिया है। चलिए आइए, अब बात आई, देखिए वापस आता हूं मैं, टूल्स। वेक्टर को कहते हैं, वेक्टर का एग्जाम्पल है बच्चे ट्रांसपोजोन, है ना। बस हो गया। अब चलो अब क्या बताऊं, देखो टूल्स पढ़ रहे हैं हम। टूल्स में पहला क्या पढ़ चुके? एंजाइम्स। दूसरा क्या पढ़ चुके? वेक्टर डीएनए। अब तीसरा पढ़ना है बच्चों, हाँ तीसरा पढ़ना है क्या? डिजायर्ड जीन, राइट, डिजायर्ड जीन। तीसरा टूल आ जाओ बच्चों पढ़ने, तीसरा टूल है, इसी में जो टाइम लगेगा। चौथा टूल तो 1 मिनट का है, ठीक है, फिर प्रोसेस आ जाएगा बच्चों। डिजायर्ड जीन को बोल दूं जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन को क्या बोल दूं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। और याद है मैंने पिछली क्लास में डिजायर्ड जीन को पैसेंजर डीएनए बोला था, वेक्टर को बोला था गाड़ी, वेक्टर को बोला था गाड़ी, जिसमें पैसेंजर कौन बैठता है? डिजायर्ड जीन, तो पैसेंजर बोला था, सही है। दूसरी बात बच्चों, मैं अपना इंसुलिन जीन ई कोलाई में डाल रहा हूं, तो इंसुलिन जीन क्या हो गया? डिजायर्ड जीन। तो मेरी इंसुलिन जीन ई कोलाई के लिए क्या हुआ? फॉरेन डीएनए। मेरी इंसुलिन जीन ई कोलाई के लिए क्या हुआ? फॉरेन डीएनए, या बोलो एलियन डीएनए। मेरी इंसुलिन जीन ई कोलाई के लिए क्या है? फॉरेन डीएनए, या बोलो एलियन डीएनए। ये है भाई एलियन डीएनए, डिजायर्ड जीन को ही एलियन डीएनए कहा है। आ गया एलियन डीएनए। हाँ, पिछले 2-3 क्लास से हर क्लास में कोई एक बच्चा, मुझे नहीं पता, मैंने नाम नहीं देखा, बार बार एलियन डीएनए कह रहा था, तो वो ये है बच्चों। देखो मेरा सिंपल सा कहना है, ये चैप्टर एनसीईआरटी अगर आपने देखी होगी, इतना बिखेर के लिखा है, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं अभी सलाह नहीं देता। मैं जब चैप्टर क्लोज करने लगूं, मतलब जब प्रोसेस कंप्लीट करने वाला होगा, तब पढ़ना एनसीईआरटी, तब बात में आएगी समझ। नहीं तो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, कुछ कहीं पता ही नहीं चल रहा है। आज ही कहीं पर मैं बोलूंगा 198 पेज देखो, कभी बोलूंगा 202 देखो, कभी बोलूंगा 201 देखो, पता नहीं कैसे है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना सीक्वेंस रखेंगे, एनसीईआरटी को उसी तरह पढ़ते चलेंगे। तो पूरा होने के बाद पढ़ोगे तो किसी भी ऑर्डर में पढ़ो, सब समझ में आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, डिजायर्ड जीन को डिफाइन करना है तो क्या बोलूं? जीन दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल। जिस जीन को हम
होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं उसी को कहते हैं डिजायर्ड जीन। सही है ना? डिजायर्ड जीन वो जीन है जिसे हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। सही है। अब डिजायर्ड जीन पाने के 3 मेथड हैं। सही है? ठीक है ना बच्चों? हाँ, समझो मेरी बात। तो मामला यह है बच्चों कि डिजायर्ड जीन जो है ना, वो जीन है जिसे होस्ट सेल में डालूं। अब डिजायर्ड जीन पाने के 3 मेथड हैं। डिजायर्ड जीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। डिजायर्ड जीन पाने के बच्चों फॉलोइंग मेथड से। फॉलोइंग मेथड से पहला मेथड है बच्चों रैंडम डीएनए मेथड। पहला है रैंडम डीएनए मेथड। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड। पढ़ाता हूं तीनों। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड। और तीसरा है बच्चों सिंथेटिक डीएनए मेथड। सिंथेटिक डीएनए मेथड। 3 मेथड एक एक करके पढ़ते हैं। पहला लेकर आ रहा हूं रैंडम डीएनए मेथड। पहला रैंडम डीएनए मेथड। अरे इतना हो गया चैप्टर, अब नोट्स बनाए पूछ रही है। मॉड्यूल से पढ़ ले भाई, एनसीईआरटी से पढ़ ले या बना ले बच्चे। ऑप्शन ना आपके पास है ना? ठीक है। एक ने लिखा है कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग वाली लाइन समझाओ सर। अरे भाई देखो, अगर किसी वेक्टर में एक ही एंजाइम से कई साइट होंगे, एक एंजाइम से कटने के कई साइट होंगे, तो जब एंजाइम डालोगे, क्या एंजाइम डालोगे तो वेक्टर के टुकड़े हो जाएंगे। अब वेक्टर 3 साइट है मान लो, तो 3 जगह से कट गया, तो जो सर्कल था ऐसे खुलने की जगह 3 टुकड़ों में बट गया। तो डिजायर्ड जीन कैसे डालोगे उसमें? यह है कॉम्प्लिकेट होना। सही है? ओके। कैरी का मतलब होता है ट्रांसफर। समीर आगे का क्यों पूछ रहे हो रे? अभी पढ़ो। हाँ ठीक है बच्चों, आ जाइए। कैरी मतलब ट्रांसफर। तो समझो बच्चों मेरा रैंडम डीएनए मेथड। ठीक है? ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं रैंडम डीएनए मेथड। और बीसी केशन मोहंती जो बोल रहे हैं ये एनसीईआरटी और ये सिलेबस में नहीं है भैया। जब अभी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ना तो यही चीज पढ़ाऊंगा दोबारा। या नाम दे रहा हूं, वहां बिना नाम के पढ़ाऊंगा। तो आप कोई कमेंट ना करें। आपको पढ़ना है पढ़ ले, नहीं मन कर रहा है रहने दे, बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि सिलेक्शन तो बाद में भी हो सकता है ना? और अगर पढ़ना है तो बिल्कुल आराम से पढ़ें। अभी थोड़ी देर में प्रूव कर दूंगा कि एनसीईआरटी में है या नहीं। ठीक है? तो बीसी केशन जी, आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है ना, तो कान बंद कर लीजिए थोड़ी देर, ताकि बाकी लोग का टॉप रैंक आ जाए। आप तो 26,000 के ऊपर भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो फोकस करिए, या तो पढ़ लीजिए या दूसरा तरीका है लॉग आउट वाला, है ना? हाँ बिल्कुल। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे फर्स्ट रैंक तक वाले को पढ़ाना है और फर्स्ट रैंक तक के लिए पढ़ाना है। ठीक है ना? ओके चलो बच्चों, रैंडम डीएनए मेथड। तो सुनिए बच्चों, रैंडम डीएनए मेथड क्या है? देखो, ये मेथड उनको समझ में आएगा जिन्होंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ाया था, ह्यूमन वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और जिनको नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर के लिए जो बोल रहा हूं सुन लीजिए। इसके बाद सही है, मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ी देर अभी इसको ऐसे ही रहने दो। थोड़ी देर बाद मैं जब प्रोसेस पढ़ाऊंगा ना तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाएगी ना यार। ये मेथड जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये प्रोसेस के अंदर भी पढ़ाऊंगा तो वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां भी शॉर्ट में ही पढ़ाऊंगा, है ना? ठीक है, आ जाइए। तो चलिए बच्चों, रैंडम डीएनए मेथड की बात करते हैं। अब रैंडम डीएनए मेथड में क्या होता है बच्चे? सेल से डीएनए निकालो,
सेल से डीएनए निकाल लो। निकाल लिया डीएनए, कैसे निकाला पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, इंतजार करें। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दे तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। सही है। अब ये जो टुकड़े हैं, अब ये जो टुकड़े हैं इन्हें अलग कर लो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, है ना। तो चलो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दो, पढ़ेंगे डिटेल में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, चिंता ना करें। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते क्या है बच्चों, ये एक वेल होता है, गड्ढा होता है जिसमें डीएनए डालते हैं, तो इसमें डाल दो डीएनए, इस वेल में डीएनए लोड कर दो। डीएनए को लोड कर दिया भाई, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दो भाई। इधर कैथोड होता है, इधर एनोड होता है। एनोड बोले तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड बोले तो निगेटिव इलेक्ट्रोड। सही है। तो समझिए जरा, मैं डिटेल में बताऊंगा बच्चों इसको, हाँ तो इंतजार करिएगा, ठीक है ना। बस मतलब आप ये मान लीजिए 10-15 मिनट के अंदर, हाँ फिर मैं लाता हूं आपके सामने। एक्चुअली अभी तक आपको पता है क्या लग रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, लेकिन जब प्रोसेस बताऊंगा तो क्यों कैसे सब कुछ डिटेल में आ जाएगा, तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सुनिए, और डीएनए के टुकड़े किए, टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करना है, तो डाल दो डीएनए को। तो डीएनए बच्चों अपने साइज के अकॉर्डिंग, डीएनए निगेटिव चार्ज है, डीएनए निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो डीएनए के जो टुकड़े हैं ये ऐसे टुकड़े अपने साइज के अकॉर्डिंग चल पड़ेंगे, जो जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा दूर जाएगा। बिल्कुल माही बिल्कुल काम एंड कूल रहना है, उसी में फायदा है, नहीं तो अपना दिमाग खराब होता है ना। तो सुनिए बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, हम मेरी बात फिर से सुनिएगा। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि जितना छोटा टुकड़ा होगा उतनी ज्यादा दूर जाएगा। क्यों, कैसे आएगा कैथोड एनोड ऐसे ही होता है भाई। कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन निगेटिव चार्ज होता है, आयन में कुंभकर्ण, लेकिन कैथोड एनोड में ऐसे ही होता है, कैथोड निगेटिव एनोड पॉजिटिव। तो जितना छोटा टुकड़ा उतनी ज्यादा दूर जाएगा, जितना बड़ा टुकड़ा है उतनी कम दूर जाएगा। सही है। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ चुके हैं, हम जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ चुके हैं 1990 से 2003, हमें हर जीन का बेस सीक्वेंस पता है, हमें हर जीन का साइज पता है। और अगर मुझे जीन का साइज पता है, मुझे पता है इंसुलिन जीन का साइज कितना है, और अगर इंसुलिन जीन का साइज पता है तो मुझे यह भी पता है कि वो कितनी दूर तक चल के आएगा। सही है। क्या बोल रहा हूं, इंसुलिन जीन का साइज मुझे पता है, अब साइज पता है तो कितनी दूर चल के आएगा। ये भी पता है। हिमांशु कुमार, नहीं गलत फहमी में ना रखो यार। देखो देखो मेरी बात समझो, कैटायन प्लस चार्ज, कैटायन आयन की बात हो रही, कैटायन प्लस एनायन माइनस आयन। लेकिन जब ये इलेक्ट्रोड होता है ना तो उल्टा होता है, कैथोड हो जाता है निगेटिव और एनोड हो जाता है पॉजिटिव। सही है, उल्टा सीधा कुछ नहीं, हर जगह यही चलता है। ठीक है बच्चों, आइए, मुझे इंसुलिन जीन का साइज पता है तो यह भी पता है वो कितनी दूर तक चलकर आएगा। तो मान लो मुझे पता है इंसुलिन जीन का साइज इतना है कि वो इतनी दूर चल के आएगा, लेकिन बच्चों डीएनए चल गया, इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव में चल पड़ा, लेकिन मुझे डीएनए के बैंड नहीं दिख रहे, डीएनए के बैंड नहीं दिख रहे। तो क्या करूं, याद करो, क्या क्या करूं फिर मैं,
तो करना क्या है कि भाई सिंपल सी बात है कि इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर दो, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करो और यूवी लाइट में देखो तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे। अब ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिख रहे हैं मुझे, अब मुझे पता है कि इंसुलिन जीन कितना दूर तक जाएगा, तो मुझे पता है इंसुलिन जीन का साइज इतना है कि वो इतनी दूर तक चल के आएगा। जब मुझे पता है तो मेरा फोकस इसी एरिया में बनने वाले ऑरेंज बैंड पर होगा। चाकू लो, जल सहित काट लाओ, चाकू लो और जल सहित काट लाओ। चलो चलो ले चलते कट करके, कट करके जल सहित ये बैंड ले गया। पक्का इसी में इंसुलिन जीन है, पक्का इसी में इंसुलिन जीन है, साइज पता है ना, तो ये पता है कितनी दूर आएगा, तो बस काट के ले गया। ठीक है, इसी जल में डिजायर्ड जीन है। अब ऐसा करो बच्चों, मेल्ट कर दो। अरे भाई थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जल पिघल जाएगा। हाँ बिल्कुल संजय, जल पिघल जाएगा। बच्चा क्या डीएनए, याद है थोड़े बहुत टेम्परेचर से इसको कुछ नहीं होगा, डीएनए को 90 के ऊपर जाकर डीनेचर होता है, 80-90 के ऊपर, है ना। तो मैंने बोला थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो जल पिघल गया, तो क्या बचा, डिजायर्ड जीन। लो मिल गया डिजायर्ड जीन, यही तो चाहिए था। और बच्चों जल से कट करके जीन निकालना, इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। ये है रैंडम डीएनए मेथड, है ना एनसीईआरटी में ये सब। ठीक है बच्चों, इसी को शब्दों में लिख दूं। देखो क्या क्या किया मैंने, डीएनए फ्रेगमेंटेड बाई, डीएनए फ्रेगमेंटेड बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर क्या किया, डीएनए के टुकड़े करने के बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रैगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर लेते हैं। जब टुकड़े अलग हो गए तो क्या किया था, डीएनए बैंड्स को स्टेन कर दिया, डीएनए बैंड्स स्टेन कर दिया विथ इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर दिया और ऑब्जर्व किया अंडर यूवी लाइट। यूवी लाइट डाल के देखा तो कैसा दिख रहा है आपको, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिख रहे हैं। फिर मैंने बोला डिजायर्ड जीन का साइज पता है, तो कितनी दूर तक चल के आएगा वो पता है, तो उसको काट लाओ। तो क्या बोलूं, डिजायर्ड जीन इज कट आउट फ्रॉम द जेल। डिजायर्ड जीन को जेल से कट आउट कर लिया और सेपरेट कर लिया मेल्ट करके। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये था रैंडम डीएनए मेथड बच्चों। रैंडम इसीलिए क्योंकि पूरा डीएनए तोड़ के लाए। इल्यूसिनेशन का मतलब बता चुका हूं मैं पहले ही, एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन। ठीक है चलो बच्चों, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि ये एक मेथड है डिजायर्ड जीन पाने का, जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। पढ़ेंगे आगे, ये पूरी प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ फ्लोरेसेंस दिखाता, ग्लो करता है ना। ठीक है, एक मेथड हो गया बच्चों। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड। ये भारी है, संभालना इसको। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या बोलो सीडीएनए मेथड। आपको याद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। हाँ बिल्कुल, यूवी लैंप पे ही देखेंगे तो समझिए मेरी बात। इल्यूशन स्पूलिंग में क्या अंतर है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, इंतजार करो। इल्यूशन बता दिया, स्पूलिंग थोड़ी देर में आ जाएगा।
तो सुनिए मेरी बात बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है? देखो आप लोग एक चीज अभी तक नहीं पकड़ पाए, अब मैं बताता हूं, अलर्ट रहना, गौर करिएगा। देखो बच्चों, अगर मैं अपनी जीन निकालूं, पिछले मेथड वाले, मैंने इंसुलिन जीन निकाली बच्चों यहां, और अगर मैं इसे ई कोलाई में डाल दूं, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, मैं बोल रहा हूं इंसुलिन जीन मैं ई कोलाई से निकालूं और ई कोलाई में डाल दूं, तो क्या वो इंसुलिन बनाएगा? नहीं बनाएगा बच्चों। क्यों नहीं बनाएगा? थोड़ा सुनिए, मेरी इंसुलिन जीन में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है। मेरी सेल में जब इंसुलिन जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो बनता है एचएनआरएनए। क्या बनता है? एचएनआरएनए। सही है। अब ये जो एचएनआरएनए बनता है, स्प्लाइसिंग होकर एमआरएनए बन जाता है, फिर प्रोटीन बन जाता है कि नहीं? लेकिन मामला यह है कि मेरी इंसुलिन जीन को अगर आपने प्रोकैरियोट में डाला तो ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, क्या बन गया? एचएनआरएनए। लेकिन स्प्लाइसिंग का तो सिस्टम ही नहीं है प्रोकैरियोट में, इंट्रॉन हटाने का सिस्टम ही नहीं है, तो फिर तो ट्रांसलेशन से कोई प्रोटीन तो बन सकती है लेकिन इंसुलिन नहीं बनेगा। तो अगर मुझे अपनी जीन प्रोकैरियोटिक सेल में डालना है तो यह मेथड नहीं यूज कर सकता। यह मेथड कब यूज करूंगा? जब मुझे अपनी जीन किसी यूकैरियोट में डालना हो। अरे इस सेल में डाल दो ना यार, इस सेल में डाल दो, उसमें तो होगी ना स्प्लाइसिंग, यूकैरियोट है वो, तो इंसुलिन बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे अपनी इंसुलिन जीन प्रोकैरियोट में डालनी है तो मुझे अगले दो में से कोई भी यूज कर सकता हूं, अगले दो में से कोई भी यूज कर सकता हूं। पहले ये वाला, राकेश जाधव जी, सीविंग इफेक्ट क्या है थोड़ी देर में पता चल जाएगा बच्चा, इंतजार करो। बोला है ना मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाऊंगा, तभी कहां पढ़ा दिया मैंने, इंतजार करा करो यार, सुना करो तुम लोग, अच्छे सुनते नहीं हो मैंने क्या बोला, उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान दो, है ना, बताऊंगा। चलो बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे अगर अपनी जीन प्रोकैरियोट में डालनी है तो ये मेथड यूज करूंगा। इसमें क्या करेंगे बच्चों? डीएनए सिंथेसाइज करेंगे फ्रॉम एमआरएनए, डीएनए सिंथेसाइज करेंगे फ्रॉम एमआरएनए। ठीक है, आइए, डीएनए सिंथेसाइज फ्रॉम एमआरएनए। बहुत अलर्ट रहिएगा बच्चों, बहुत अलर्ट। ठीक है, देखिए इस बार सेल से डीएनए नहीं निकालना है बच्चों, डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन कर लेने दो। हाँ, डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन कर लेने दो। क्या बन गया मेरी सेल में? एचएनआरएनए। सही है, स्प्लाइसिंग भी हो जाने दो। क्या बन गया बच्चों? एमआरएनए। ये निकालो, क्या निकालो? एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए निकाल लिया। तो आ जाओ, एमआरएनए निकाल लिया बच्चों। इस बार एमआरएनए निकाल लिया इंसुलिन जीन का, मतलब एमआरएनए निकाल लिया ऑफ डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन का क्या निकाल लिया? एमआरएनए। अब बच्चों इसको टेस्ट ट्यूब में कराओ, इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या करेगी? एमआरएनए तो ये रहा 5 से 3, इसी के नीचे ये एंजाइम आरएनए से क्या बनाती है? डीएनए, तो बना देगी डीएनए। याद है ना, कोई भी चीज हो 5 से 3 बनती है, कोई भी चीज हो कैसे बनती है? 5 से 3 बनती है, 5 से 3 बनती है भाई। तो देखो आरएनए था ये बच्चों 5, ये आरएनए था। अब ये जो आरएनए था 5 से 3, इसके नीचे डीएनए बनाना है, तो देखो 3 के नीचे 5, 3 के नीचे 5 से 3 बन गया डीएनए। तो आप देख रहे हो, ऊपर वाला स्ट्रैंड एमआरएनए है, नीचे वाला स्ट्रैंड डीएनए है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक स्ट्रैंड एमआरएनए है, एक स्ट्रैंड डीएनए है? इसे बोलूं एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड। क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी प्रोसेस में एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है? एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है, तो कौन सी प्रोसेस में बनता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, आओ
तो बच्चों एमआरएनए से बन गया डीएनए, एक स्ट्रैंड। अब बच्चों मुझे तो डीएनए चाहिए ना, एमआरएनए नहीं चाहिए, तो एक एंजाइम डाल दो आरएनएज। याद है ये आरएनएज एंजाइम विल डाइजेस्ट आरएनए, ये डाइजेस्ट कर देगा आरएनए को। तो बचा क्या? केवल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऐसा मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब बच्चों इस डीएनए का करा दो रेप्लिकेशन। अरे भाई एक स्ट्रैंड है, बना दो उसका कॉपी, कॉम्प्लीमेंट्री बना दो। तो 3 के नीचे 5, 3 के नीचे 5, ये बन गया 5 से 3 डीएनए। लो बन गया बच्चों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और जो डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनता है उसे क्या बोलते हैं? सी डीएनए, या बोलो बन गया डिजायर्ड जीन। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बोल रहा हूं बच्चों इस बार डिजायर्ड जीन नहीं निकाला, इसे एमआरएनए निकाला। ठीक है, एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराया तो एमआरएनए से बन गया डीएनए का एक स्ट्रैंड। अच्छा कब पढ़ा है मॉलिक्यूलर? अरे रुक जाओ भाई, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बताया था, जिन्होंने लेक्चर देख लिया पता है, नहीं फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, अभी इधर बातें नहीं करो। एमआरएनए था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से एक स्ट्रैंड बन गया डीएनए का, लेकिन हमें तो डीएनए चाहिए, तो आरएनए एंजाइम डाल दो दैट विल डाइजेस्ट आरएनए। तो आरएनए डाइजेस्ट हो गया बच्चा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, रेप्लिकेशन करा दो, लो बन गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अरे लो बन गई इंसुलिन जीन, लो बन गई इंसुलिन जीन, यही वो इंसुलिन जीन है जो मैं इकोलाई में डालूंगा। अब देखो ना, इस इंसुलिन जीन में एमआरएनए है बच्चों, इसमें इंट्रॉन नहीं है, इंट्रॉन नहीं है। अब जब इसमें इंट्रॉन नहीं है तो जो इंसुलिन जीन बनी है उसमें भी इंट्रॉन नहीं है। इकोलाई में जब ये जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन से एचएनआरएनए नहीं बनाएगा, फंक्शनल एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा? फंक्शनल एमआरएनए। डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए, और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन दैट इज इंसुलिन। समझ रहे हैं? क्लियर? तो मैं ये बता रहा हूं बच्चों कि ये जो है ये मेथड कब फॉलो करेंगे? जब मुझे अपनी जीन प्रोकैरियोट में डालनी हो, या बोलो ना जब व्हेन प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इज टू बी अवॉइडेड, स्प्लाइसिंग से बचना है तब। एक लाइन और बच्चों, मेरी बात सुनिएगा, क्या मैं ये जो बोल रहा हूं सही लग रहा है आपको? ये जो इंसुलिन जीन है ना बच्चे, मेरी बॉडी की इंसुलिन जीन, मतलब इन वीवो जीन, इन वीवो मतलब मेरी बॉडी की जो इंसुलिन जीन है उससे छोटी है ये, मेरी बॉडी की इंसुलिन जीन से ये छोटी है, क्योंकि मेरी बॉडी की इंसुलिन जीन में तो इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है, तो बड़ा है, लेकिन इसमें इंट्रॉन नहीं है तो इसका साइज छोटा है। समझ रहे हैं? तो ये 2 लाइन मुझे लिखना है बच्चों, लेकिन मैं अब अगले पेज में लिखता हूं। देखो देखो, दिस मैथड इज, पिछले पेज की बात कर रहा हूं, दिस मैथड इज फॉलोड व्हेन, दिस मैथड इज फॉलोड व्हेन प्रोसेस ऑफ splicing is to be avoided। ये साफ साफ बोलो ना यार, that is कब? when eukaryotic gene, when eukaryotic gene is to be transferred into prokaryotic cell, is to be transferred into prokaryotic cell। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात और क्या बोला मैंने? दूसरा डिजायर्ड जीन, या बोलो सीडीएनए, डिजायर्ड जीन बोलो या सीडीएनए बोलो, प्रोड्यूस बाई सीडीएनए या डिजायर्ड जीन, प्रोड्यूस बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रोड्यूस बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला मैंने? इज शॉर्टर, ये छोटा होता है देन एक्चुअल जीन, शॉर्टर देन एक्चुअल जीन, या बोलो ना इन वीवो जीन। इन वीवो मतलब मेरी बॉडी की जीन, इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब, और इन वीवो मतलब मेरी बॉडी के अंदर जो जीन है। तो इट इज शॉर्टर देन एक्चुअल जीन या इन वीवो जीन। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रॉन्स, क्योंकि इसमें इंट्रॉन नहीं तो इसका साइज छोटा होगा। मतलब दिमाग में बैठा लो, क्या बैठा लो दिमाग में, कि जो डिजायर सीडीएनए होता है भाई, लोधी योगेश चौधरी
आप ध्यान से सुने। आप बच्चे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर देखें, तभी बात बनेगी। ठीक है, लेक्चर पढ़ गए ना बच्चों? दिवाली में ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर दिवाली के बाद मैं इसका आपके लिए वन शॉट लेकर आऊंगा, सारी चीजें 5-6 घंटे लगातार। ठीक है ना? तो उससे काम चलेगा। ठीक है? हाँ, तो जो चीज नहीं पढ़ी बच्चों उसको तो पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ये पढ़ना है। ठीक है? अच्छा, तो एक तो ये हो गया बच्चों। तीसरा मेथड है बच्चों, हाँ, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तभी आएगा जब मॉलिक्यूलर पढ़ लिया आपने। तीसरा मेथड है बच्चों सिंथेटिक डीएनए मेथड। ये आसान है, ये कोई भी समझ लेगा। समझो, देखो बच्चों, सिंथेटिक डीएनए मेथड, सिंथेटिक डीएनए मतलब शॉर्ट में एसडीएनए मेथड। अरे कुछ नहीं यार, देखो, जब से हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा है, हमें हर जीन का सीक्वेंस पता है। हमें स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन हटाना, एक्सॉन जोड़ना। अब इंट्रॉन एक्सॉन क्या है बच्चों, आगे आप पढ़ लो एमबीआई, इसके बाद है ना लेक्चर दिवाली में देखो वो जो डाले गए हैं। 15 से 17 लेक्चर के आसपास है, उन्हें देखना है आपको। इसके बाद सेमी मेजर में नहीं दे रहा हूं मॉलिक्यूलर बेसिस, उसके बाद वाला जो माइनर होगा ना उसमें दूंगा, तो देखना ही देखना है। फिर वन शॉट भी दूंगा तो डबल हो जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ लो। ठीक है? हाँ, अब मेरी बात सुनिए। जब से बच्चों हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा है, हमें हर जीन के बारे में पता है, हर जीन का सीक्वेंस पता है, और अगर हर जीन का सीक्वेंस पता है तो हम जीन बना भी सकते हैं। याद करो ना यार, वो बायोटेक में नहीं पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में, इंसुलिन अमेरिकन कंपनी इली लिली ने जब बनाया था इंसुलिन जीन, तो याद करो उन्होंने भी तो इंसुलिन जीन आर्टिफिशियली बनाई थी। तो आजकल तो हम जीन आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। तो सिंथेटिक मेथड यही है, आर्टिफिशियली जीन बना लो, दैट्स ऑल। सही है? आर्टिफिशियली जीन बना लो, दैट इज दिस मेथड। किसकी मदद से? डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। तो ये मेथड क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। जीन डायरेक्टली बना लो विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है? ये है। इतिहास जानना है तो थोड़ा सा बता देता हूं। क्या? देखो बच्चों, पहले एक साइंटिस्ट आए, कॉर्नबर्ग। कौन आए थे? कॉर्नबर्ग। इन्होंने क्या किया था उस पर ध्यान देते हैं। ये जो कॉर्नबर्ग थे ना, सेल से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड निकाल लिया, डीएनए का एक स्ट्रैंड निकाल लिया और एक स्ट्रैंड आर्टिफिशियली बनाया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कॉर्नबर्ग है, इन्होंने क्या किया था, एक स्ट्रैंड सेल से निकाला और एक स्ट्रैंड नया बना लिया। तो मेरे हिसाब से इन्होंने कोई जीन नहीं बनाई, इन्होंने जीन थोड़ी ना बनाई यार। इन्होंने क्या कर लिया है? इन्होंने मेरे नजर में डीएनए रेप्लिकेशन कराया है। आप जिसको देखकर नया डीएनए बनेगा उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। एक स्ट्रैंड जिसको देखकर नया डीएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये जो बिल्कुल आप लोग देखें आगे मॉलिक्यूलर बेसिस का, तभी बात बनेगी। ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं बच्चों, एक स्ट्रैंड उन्होंने सेल से निकाल लिया, एक स्ट्रैंड बनवा दिया। तो मेरी नजर में इन्होंने क्या कराया है? जीन थोड़ी ना बनाई। एक स्ट्रैंड तो सेल से लेकर आए हो, आप तो सिर्फ रेप्लिकेशन कराए हो, एक कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया है। सही है? तो कॉर्नबर्ग ने सिंथेसाइज किया था पहला सिंथेटिक डीएनए बनाया था। लेकिन सुनो तो, बाय यूज ऑफ डीएनए टेम्पलेट।
किसका यूज करके बच्चों? डीएनए टेम्पलेट का यूज करके। मतलब एक स्ट्रैंड सेल से निकाला, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सामने बनवा दिया, बस इतना ही किया उन्होंने। ठीक है, अब तो इनका काम मैं बड़ा नहीं मानता, मैं बड़ा काम मानता हूं, पता है किनका? हरगोविंद सिंह खुराना, HG खुराना। पता है इन्होंने क्या किया था? पूरा का पूरा दोनों स्ट्रैंड डीएनए का आर्टिफिशियली बनाया था। तो कोई पूछे क्या पूछे, इसको क्या बोलूं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, मतलब जीन बनाया। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया तो जीन क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब कुल मिला के हरगोविंद सिंह खुराना ने ये बनाया है। क्या बनाया? जीन। तो HG खुराना सिंथेसाइज्ड, क्या सिंथेसाइज किया भाई? पहला आर्टिफिशियल जीन। इन्होंने क्या बनाया बच्चों? पहला आर्टिफिशियल जीन या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कोई टेम्पलेट नहीं, अपने दम पर दोनों स्ट्रैंड बनाए, विदाउट यूज ऑफ डीएनए टेम्पलेट, बिना कोई स्ट्रैंड के सहारे के अपने दम पर दोनों स्ट्रैंड बना दिए इन्होंने। ठीक है, तो ये है मामला भाई। तो कुल मिला के क्या सीखा? साइंटिस्ट के नाम से कोई मतलब नहीं हमें, सिर्फ HG खुराना का नाम याद रख लो। क्या कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल जीन बनाई थी, बस हो गया, और किसी का नाम ना याद रखें। ठीक है, आर्टिफिशियल जीन मतलब दोनों स्ट्रैंड बना दिए थे। ठीक है, डन, ओके बच्चों। सिंथेटिक डीएनए आर्टिफिशियली जीन बनाना, दैट्स ऑल। देखिए, हमें 4 टूल पढ़ने थे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, 3 पढ़ चुके हैं, चौथा बाकी है। चौथा टूल कौन सा है? चौथा टूल अगले पेज में पढ़ते हैं। चौथा टूल एक 2 लाइन का ही है, देख लें। चौथा और आखिरी टूल है बच्चों होस्ट सेल। क्या होता है होस्ट सेल? वो सेल जिसमें डिजायर्ड जीन डालते हैं, वो सेल जिसमें डिजायर्ड जीन डालते हैं ताकि डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपी बन जाए, मतलब क्लोनिंग हो जाए। तो होस्ट सेल को डिफाइन क्या करूं? सेल in which desired gene is transferred. Cell in which desired gene is transferred. For किसी ने ट्रांसफर किया है ताकि जीन की मल्टीपल कॉपी बन जाए, बोले तो क्लोनिंग हो जाए। सही है, डन। मैं बोल रहा हूं वो सेल जिसमें डिजायर्ड जीन डाला ताकि उसकी मल्टीपल कॉपी बन जाए, उसी को होस्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होस्ट सेल है क्या हो सकता है? कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई बैक्टीरियल सेल में जीन डाल दो, किसी बैक्टीरियल सेल में जीन डाल दो तो वो होस्ट सेल कहलाएगा, जैसे ई कोलाई। अरे ऐसा करो ना यार, फंगल सेल में जीन डाल दो जैसे ईस्ट। अरे किसी प्लांट सेल में जीन डाल दो, एनिमल सेल में डाल दो। तो होस्ट सेल तो कोई भी सेल हो सकता, जिस सेल में डिजायर्ड जीन डालोगे वही है होस्ट सेल। सिंथेटिक डीएनए से किसी में भी ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं आदर्श। ठीक है, ओके। तो बच्चों इस चैप्टर का एक हिस्सा हो गया क्या? टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब क्या पढ़ना है? प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सही है, अब आया है प्रोसेस, अब मजा आएगा, एक एक चीज बारीकी से पढ़ेंगे। 9 स्टेप है, 9 स्टेप है। ठीक है, तो अलका रंजना जी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, इनको परमानेंटली ब्लॉक किया जाता है। अब ये चाहे कहीं भी सर फोड़े, इनको लॉगिन नहीं मिलेगा। ब्लॉक करवाइए इसको। ये पढ़ने आई है, क्या करने आई है? आई है, आया है, जो भी है।
मतलब ये लोग मतलब माँ बाप ने इनको यही सिखाया है कि बेटा मस्त रहो, क्या करना है ये सब। तो अलका रंजना जी टाटा बाय बाय। उम्मीद करते हैं मुलाकात नहीं होगी लाइव में भी, है ना, लेक्चर में मुलाकात नहीं होगी। ऐसे लोगों को तो दूर रखो। हाँ, स्पैमर हो कोई भी हो, खत्म करो ऐसे लोगों को। अच्छा, सेकंड मेथड बच्चे सिर्फ इतना ही है, सेकंड मेथड बच्चों सिर्फ इतना ही है कि सेकंड मेथड जो है सिर्फ इतना ही था बच्चे, समझना मेरी बात को। सिर्फ ऐसा था, सेकंड मेथड सिर्फ इतना था कि डीएनए नहीं निकालेंगे सेल से, एमआरएनए निकालेंगे और उससे डीएनए बनाएंगे। क्या? एमआरएनए से डीएनए निकाल लेंगे, बस हो गया। एमआरएनए बनाए सेल से, क्या निकालेंगे? एमआरएनए, उससे बना लो डीएनए, दैट इज डिजायर्ड जीन। हरगोविंद खुराना ने सर आरएनए भी बनाया था, बिल्कुल बनाया था, सही है, ओके, वो जेनेटिक कोड में पढ़ा था। आइए बच्चों, रेडी हो जाइए प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, और इनके 9 स्टेप्स हैं। 9 स्टेप्स है बच्चों, बहुत बारीकी से। और अभी थोड़ी देर पहले कोई मुझसे पूछ रहा था क्या स्पूलिंग और इल्यूशन में अंतर, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी अब दोबारा, हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ाया मैंने, लेकिन एक बार दोबारा सीविंग इफेक्ट एंड ऑल दैट जो भी है सब करते हैं। चलिए बच्चों, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पहला स्टेप है बच्चों आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पानी पी लेता हूं यार, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तनु यादव बोल रही है बल्ले बल्ले। पढ़ते बच्चों, पढ़ते हैं। रौनक बिल्कुल नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूल मैंने ही बनाए भाई, मेरे ही नोट्स है। कौन पूछ रहा है? अगले 3 लेक्चर में बच्चों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और बायोटेक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आ जाइए बच्चों। हाँ चलिए, तो अब प्रोसेस, अब फील आएगा बच्चों। हाँ, अभी तक ये था कि मैं बोले जा रहा था, अब सुन रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है। आइए देखो बच्चों, देखिए आइसोलेशन ऑफ डीएनए बच्चों, डीएनए जिस सेल से निकालना है। क्या शिवम? बिल्कुल, बस बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी पढ़े हो, बस आप पढ़ाई पर ध्यान दो अभी, है ना। देखो बच्चों, डीएनए निकालना है किसी सेल से। अरे पहले डीएनए निकालोगे ना, फिर डीएनए को काटोगे, रैंडम डीएनए मेथड याद करो, आगे सेल से डीएनए निकालो, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो, डीएनए के टुकड़े हो गए, राइट। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिजायर्ड जीन निकाल लो। यही तो करने जा रहा हूं, वो जो रैंडम डीएनए मेथड था। हाँ, बॉटल का ढक्कन टूटा हुआ है, अभी कल ही टूटा है भाई, क्लास में मेरे हाथ से ही गिर गया, पढ़ाते पढ़ाते झटका लगा और टूट के गिर गया। ठीक है, चलो आओ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। चलो बच्चों आ जाओ। मान लीजिए जिस सेल से आपको डीएनए निकालना है बच्चों, वो सेल रखो यहां पर, वो सेल रखो। मान लो ये सबसे बाहर वाली बाउंड्री है सेल वॉल, ये सबसे बाहर वाली बाउंड्री है सेल वॉल, और ये है अंदर वाली बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, सेल वॉल हो गया और सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो सुनो बच्चों, मुझे डीएनए निकालना है ना यार, तो याद करो ना, लाइटिक एंजाइम से काटेंगे, बाउंड्री टूट जाएगी दोनों, और सेल का कंटेंट बाहर निकल आएगा। बस यही तो करना है पहला काम। तो देखो, पहले स्टेप में बच्चों हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे, इसमें डालेंगे लाइटिक एंजाइम। याद है, अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए
लाइसोजाइम। फंगल सेल है तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज एंजाइम। सही है। और क्या बचा? प्लांट सेल है तो सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम। सही है, सेल वॉल डाइजेस्ट हो गया। अब क्या बचा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? मेनली लिपिड और प्रोटीन। तो याद करो, मैंने बोला था लाइपेज और प्रोटीएज डाल दो, लाइपेज और प्रोटीएज डाल दो, वो सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट कर देगा। बाउंड्री टूट गई? ओके, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, चलो देखते हैं। तो मेरा कहना यह है बच्चों, देखो ये रहा टेस्ट ट्यूब। बच्चों अब तो सेल की बाउंड्री टूट चुकी है, तो सेल वॉल देखो ना, मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूं। सेल वॉल टूट चुका है, सेल मेम्ब्रेन भी टूट चुका है, बाउंड्री टूट चुकी है। अब क्या कराऊं? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या करा दो? सेंट्रीफ्यूगेशन। अरे तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के जो ये टुकड़े हैं ये नीचे जमा हो जाएंगे। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े नीचे जमा हो गए। अरे सारे नीचे जमा हो गया, अब बायोमोलिक्यूल बाहर आ गया। एनसीईआरटी में अभी कौन सा पेज चल रहा है? ये बच्चे चल रहा है पेज नंबर आई थिंक 201 और नई एनसीईआरटी है तो आई थिंक 171 और नई में 201। ठीक है, आओ इधर। अब बच्चों सेल की बाउंड्री तो टूट गई, नीचे जमा हो गई, सारे बायोमोलिक्यूल ऊपर है। मतलब ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ये सब ऊपर आ गए, सारा कुछ तो डाइजेस्ट हो चुका है। अब क्या करो बच्चों, ध्यान से देखना। अब ऐसा करो, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज डाल दो एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए डाल दो प्रोटीएज एंजाइम। अरे कुल मिला के सारा बायोमोलिक्यूल डाइजेस्ट कर दो सिवाय डीएनए के। हाँ बिल्कुल, 171 और 201 बिल्कुल बच्चों। तो देखो ना, सब डाइजेस्ट हो गया है, आरएनए, प्रोटीन सब डाइजेस्ट हो गया है। अब क्या बचा बच्चों? अब बचा है सिर्फ डीएनए। क्या बचा है? सिर्फ डीएनए। अब डाल दो चिल्ड इथेनॉल। डीएनए ओवरऑल हाइड्रोफिलिक है, डीएनए ओवरऑल हाइड्रोफिलिक है। चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो ये जो डीएनए है ऐसे धागों की तरह ऐसे प्रेसिपिटेट हो गया, धागों की तरह प्रेसिपिटेट हो गया। कब? यहां पर क्या लिख दूं मैं? चिल्ड इथेनॉल एडेड। किस लिए? चिल्ड इथेनॉल एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। ये लो, ठीक है। डीएनए से नहीं डालना, नहीं डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा भाई। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं बोला चिल्ड इथेनॉल डालना है, तो मैं क्या बोल रहा हूं? चिल्ड इथेनॉल डाला तो हाइड्रोफिलिक डीएनए जो था वो प्रेसिपिटेट हो गया धागों की तरह। अब ऐसा करो, एक ग्लास रॉड ले लो, एक ग्लास रॉड ले लो और उससे अरे फॉर्क की तरह यार ऐसे फंसा लो और निकाल लो। तो ये जो डीएनए के धागे आप ग्लास रॉड से निकाल रहे हो, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग। नीट में 201 या 171 पेज में जो डायग्राम बना है एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। बोलेगा इसमें क्या दिखाया गया है? स्पूलिंग। सही है, ठीक है बच्चों। तो मैं ये बोल रहा हूं, और सुनो, ये सारी चीजें मैंने कर रखी है। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर आप कुछ सेल से डीएनए निकालते हो ना बच्चों, कुछ सेल से डीएनए निकालते हो तो ऐसे दिखता है डीएनए जैसे अगरबत्ती से धुआं निकल रहा है। सही, बाकी स्टेप याद तो सारा रखना है बच्चे, लेकिन अपन को ये वाला मेन है। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं बच्चों,
कि अगर कुछ सेल से डीएनए निकालते हैं ना, तो डीएनए के जो धागे हैं ना ऐसे दिखते हैं जैसे अगरबत्ती का धुआं निकल रहा हो। लेकिन अगर ढेर सारी सेल से डीएनए निकालोगे बल्क में, तो पता है कैसा दिखेगा डीएनए? नूडल की तरह। नूडल की तरह उठाओ और बोलो ये रहा डीएनए। समझ गए क्या? बल्क में। अरे सिंपल सी बात है यार, एक बैक्टीरिया नहीं दिखती आपको, लेकिन अगर मैं आपको 1 टन बैक्टीरिया दूं तो फिर तो आप बोलोगे मुट्ठी में हाथ उठा देखो 1 मुट्ठी बैक्टीरिया, बल्क में दिखेगा। तो जब ढेर सारी सेल से डीएनए निकालते हैं तो डीएनए नूडल्स की तरह दिखता है। ठीक है, तो उसे निकाल लो। अब बात आई इल्यूशन और स्पूलिंग में क्या अंतर है? सेल का पूरा डीएनए निकालना, सेल का पूरा डीएनए निकालना स्पूलिंग है, और डिजायर्ड जीन निकालना जेल से डिजायर्ड जीन निकालना, यह कहलाता है इल्यूशन। सही है बच्चों? ओके डन। तो बच्चों डीएनए निकल चुका है, चलो इसे काटते हैं, चलो इसे काटते हैं। सही है, याद है ना, तब ना डिजायर्ड जीन मिलेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराकर। तो बच्चों अगला स्टेप स्टेप सेकंड को मैं लिखता हूं बच्चों एनसीईआरटी, पेज पलट लो एनसीईआरटी की 202 172 है ना। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। सही है, तो चलो आओ देखते हैं करना क्या है बच्चों। वो जो डीएनए आपने निकाला था ना, जो आपने प्यूरिफाइड डीएनए निकाला है उसको और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को एनसीईआरटी कहती है इंक्यूबेट कर दो। इंक्यूबेटेड टुगेदर, इंक्यूबेटेड मतलब साथ में रख दिया गया, प्लेस टुगेदर, और प्रोवाइड कर दो एंड प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन। मैं समझाता हूं क्या मामला है। देखो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं ये जो डीएनए है रेस्ट्रिक्शन डीएनए जो निकाला आपने, इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ मिला के रख दो। सही है, निकाल के रख दो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो प्रोटीएज और लाइपेज से डाइजेस्ट हो जाएगी, है ना। ठीक है बच्चों आ जाओ। देखो मैं बोल रहा हूं ये डीएनए है प्यूरिफाइड, और ये रहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हाँ, दोनों डायग्राम स्पूलिंग के। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और डीएनए दोनों को साथ में रख दो। और सुनो, तो आपको पता है हर एंजाइम काम करती है अपने ऑप्टिमम कंडीशन पर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, है कि नहीं। तो वही लिखा है मैंने। सही है कि ऑप्टिमम जो एंजाइम के काम करने का फेवरेबल कंडीशन है वो दे दो। और जब दे दिया तो फिर ये एंजाइम क्या करेगी? डीएनए के टुकड़े कर देगी। लो हो गए डीएनए के टुकड़े हो गए। एनसीईआरटी पेज नंबर 202 172 नई में ऊपर की 2 लाइन पढ़ो जरा, ऊपर की 2 लाइन पढ़ो, मिल जाएगा आपको कि दोनों को इंक्यूबेट किया मतलब साथ में रखा, ऑप्टिमम कंडीशन दिया, तब ये डीएनए को काटेगा। याद है ये स्टेप आपको वेक्टर के साथ भी करना पड़ेगा। याद आया या नहीं? डिजायर्ड जीन पाना है, वेक्टर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं ताकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स आए। ऑप्टिमम मतलब इष्टतम, मतलब जितना जो जरूरी है वो आवश्यक। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो डीएनए काट दिया बच्चों। अब आया बच्चों जो आप सुनना चाह रहे थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओ और निकाल लो डिजायर्ड जीन। ये लाइन अभी हर्षवर्धन थोड़ा देर इंतजार करो, अभी मैंने हर्षवर्धन इसीलिए बोला सिर्फ 2 लाइन पढ़नी है, आगे नहीं पढ़ना है। वो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड, वो नहीं पढ़ना है अभी। आगे मुझे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा लेने दो, इसके बाद ये लाइन समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। आइए बच्चों, तो डीएनए कट चुका है, अब क्या करूं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिजायर्ड जीन निकाल लो अकॉर्डिंग टू देयर साइज। आ जाओ,
तो स्टेप थर्ड है बच्चों, सभी सावधान और सतर्क रहेंगे। ठीक है, घड़ी पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर जाना चाहिए, क्योंकि यह भारी काम है, अभी तक आसान था। एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे टू आइसोलेट या टू ऑब्टेन डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन बोलो बच्चे, या डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बोले, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बोले। अरे जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल दो ना यार। डिजायर्ड जीन पाने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है, तो चलो कराते हैं। जो अभी रैंडम डीएनए मेथड में बताया था वही वाला मेथड, वो हल्के में बताया था, अभी यहां भारी में बताऊंगा। हाँ ठीक है, यहां पर डिजायर्ड जीन पाने के लिए ही तो किया था। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। अब सुनिए, ये स्टेप 2 और 3 ना वेक्टर के लिए भी करना पड़ेगा। क्या कहते हो? डिजायर्ड जीन पाने के लिए और वेक्टर दोनों को सेम एंजाइम से काटेंगे, फिर दोनों को साइज के अकॉर्डिंग अलग करेंगे, फिर जोड़ देंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। सही है? अच्छा आ जाओ बच्चों, अभी कोई पेज नहीं पढ़ना एनसीईआरटी से बच्चों, बहुत गड़बड़ है। अभी एक आध 2 लेक्चर रुक जाओ। हाँ, 2 लेक्चर होने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, तो सुनो बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैसे जो लोग मेरे से मॉलिक्यूलर बेसिस का लेक्चर देख चुके हैं उन्हें पता है, मैंने बता रखा है उन्हें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस केवल डीएनए के लिए नहीं होता, डीएनए के लिए होता है, आरएनए के लिए होता है और प्रोटीन के लिए भी होता है। डीएनए के लिए, आरएनए के लिए, प्रोटीन के लिए, 3 चीजों के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। लेकिन अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? डीएनए के लिए। ठीक है, आ जाओ, यार लिख ही देता हूं ना यार, काहे को भूल जाओगे आप लोग। अब कुछ पॉइंट्स बच्चों, ये प्रोसेस समझाऊंगा मैं, लेकिन आगे ये समझो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is done for और आज किसी ने बोला ना टाइम हो गया है तो पिटेगा मेरे हाथ से, ध्यान से सुन लेना, पूरा कंप्लीट होने देना। ये इज डन फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल अरे मतलब सेल के बड़े मॉलिक्यूल, कौन कौन से को अलग करने के काम आता है? प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, इनके लिए काम आता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इल्यूशन में बच्चे डिजायर्ड जीन से, अभी फिर पढ़ेंगे ना यार इल्यूशन, काहे को टेंशन ले रहा है, यहां फिर से आएगा, एक बार दोबारा इल्यूशन आएगा इसी के अंदर, चिंता ना करो। ठीक है बच्चों, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन, डीएनए, आरएनए के लिए किया जाता है। अभी हम डीएनए के लिए कर रहे हैं। आगे मैं प्रोसेस समझाता हूं बच्चों बहुत अच्छे से। हाँ सुनिए बच्चों, मामला क्या है, एक जेल प्लेट होती है। क्या होती है? जेल प्लेट होती है। मान लो ये जेल प्लेट है, एक सेकंड, एक जेल प्लेट है। ठीक है, इसमें बच्चों मान लो इधर कैथोड है, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड है, इधर एनोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, समझना मेरी बात को। जेल किसका बनाता है? एगरोज का। आप सब जानते हैं जो एगरोज है वो रेड एल्गी से निकाला जाता है, सीवीड से, रेड एल्गी से निकाला जाता है। तो ऐसा करो, ये जो एगरोज है बच्चों, इसका पाउडर रहे, पाउडर फॉर्म में, गर्म पानी के साथ सॉल्यूशन बनाओ इसका। एगरोज पाउडर और पानी, गर्मा गर्म सॉल्यूशन बनाओ, तो जेल की तरह बनेगा ये सॉल्यूशन, विस्कस सा बनेगा। ये जो विस्कस सॉल्यूशन है ना एगरोज पानी का, गर्मा गर्म, सीवीड मतलब वही बच्चे रेड एल्गी। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं एगरोज और गर्म पानी के साथ सॉल्यूशन बनाओ तो विस्कस सा सॉल्यूशन बनेगा। विस्कस सॉल्यूशन जब बन गया बच्चों, तो उसको इसमें बिछा दो, ऐसे ऐसे इसमें विस्कस सॉल्यूशन डाल दो। विस्कस सॉल्यूशन डाल दिया, पूरी प्रोसेस बेसिक से दोबारा बता रहा हूं, ठीक है ना। विस्कस सा सॉल्यूशन, ठीक है, हो गया। सब समझाऊंगा, वेट करो, रुको। जेल बिछा दिए बच्चों, विस्कस सॉल्यूशन था, बिछा दिया, ठंडा हो जाने दे,
क्या? सीवीड मतलब एल्गी, रेड एल्गी, बोल चुका हूं, ठीक है। हाँ, अब इस सॉल्यूशन को ठंडा हो जाने दे। तो ये जो विस्कस सॉल्यूशन था ना, ये जेलीफाई हो जाएगा, मतलब जल में बदल जाएगा। अब ये जल बन चुका है। अब ऐसा करो बच्चों, अब कुछ जगह से जल को हटा दो, जल को हटा दो। मान लो मैंने यहां से जल हटा दिया, यहां से जल हटा दिया, यहां से जल हटा दिया, इन 3 जगह से जल हटा दिया। तो मेरी बात समझना जरा, मेरी बात समझना। हाँ, गद्दी जैसा बनेगा, सबीर बोल रहे, ठीक है। सुनो, मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, मैंने इतनी मोटी परत, पास से आकर इतनी मोटी परत जल की बिछाई थी, इतनी मोटी परत जल की बिछाई थी, ठीक है। जहां से मैंने जल हटा दिया, जहां से मैंने जल हटा दिया, तो आपको नहीं लग रहा है बाकी जगह इतनी मोटी परत जल की है, लेकिन जहां से जल हटा दिया वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इन्हीं गड्ढों को बोलते हैं वेल। यहीं पर डीएनए लोड होगा, इन्हीं जगह को वेल बोलते हैं, यही डीएनए लोड होगा। सही है। तो चलो, तो ये हटाकर देखो जरा बच्चों, आप लोग ध्यान से समझते रहिए। देखो, इसको और थोड़ा क्लियर करता हूं। आपको लगता है मैंने जल बिछा दिया, राइट ना, जल बिछा दिया, लेकिन बच्चों मामला ये है, ये तो वेल बन गए, ये तो वेल बन गए। डीएनए लोडिंग साइट, डीएनए लोडिंग साइट है, ठीक है। और ये जो जल बिछा है ना बच्चों, ये एक्चुअली जल के मॉलिक्यूल्स हैं, और जल के मॉलिक्यूल जो हैं ये ना ऐसे अरेंज हैं। देखो तो जरा गौर से देखना, इनके बीच आपको नहीं लग रहा जल मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है? जल मॉलिक्यूल के बीच स्पेस है, स्पेस है, इन्हीं को पोर बोल दो। जल मॉलिक्यूल्स के बीच में पोर्स है। तो जब आप डीएनए लोड करोगे, जब डीएनए आप लोड करोगे, मान लो यहां डीएनए लोड करोगे, तो इधर तो एनोड है पॉजिटिव, ये कैथोड है निगेटिव। तो बच्चों डीएनए एनोड की तरफ जाएगा क्योंकि खुद निगेटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब ये डीएनए बच्चों ध्यान से देखना, डीएनए जा रहा है, देखो वो जो बीच में स्पेस है ना जल मॉलिक्यूल के, उनके बीच से जा रहा है। जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतनी दूर तक चला जाएगा, जितना छोटा डीएनए का टुकड़ा होगा उतनी ज्यादा दूर तक जाएगा, और जो डीएनए का टुकड़ा बड़ा होगा वो यहीं कहीं पोर में फंसा रह जाएगा। जो डीएनए का टुकड़ा छोटे साइज का है वो इन पोर से होता हुआ दूर तक चला जाएगा, मतलब स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट सबसे दूर तक जाएगा। सही है। और जो लार्जेस्ट है वो तो बेचारा यहीं कहीं पोर में फंसा रह जाएगा। अरे चाय छानने वाली छन्नी की तरह भाई, चाय छानने वाली छन्नी की तरह, जो छोटा है दूर तक चला गया बह के, और जो बड़ा है वो वहीं रह गया। इसी को एनसीईआरटी ने सीविंग इफेक्ट बोला है। ये सीविंग इफेक्ट दिखा दिया मैंने आपको। ये कोई पूछ रहा था मेरे से सीविंग इफेक्ट बताओ, लो बता दिया। सही है। अब नीट में सवाल आ गया, ध्यान सुनना, नीट में सवाल आ गया कि सबसे छोटा डीएनए फ्रेगमेंट कहां दिखेगा, सबसे छोटा डीएनए फ्रेगमेंट कहां दिखेगा। मैं 3 तरीके से बोल रहा हूं, 3 तरीके से, ध्यान से, 3 तरीके से, हां 3 तरीके से। मोहम्मद अतीक ये काजू बादाम रहने थे, अभी तो इधर देख। हाँ देखो, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। आइए सुनिए बच्चों, सबसे छोटा डीएनए फ्रेगमेंट कहां दिखेगा। मैं 3 तरीके से बोल रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं नियरेस्ट टू एनोड, नियरेस्ट टू एनोड, या बोलूं फारदेस्ट फ्रॉम कैथोड, फारदेस्ट फ्रॉम कैथोड, या फारदेस्ट फ्रॉम वेल। सबसे छोटा डीएनए का टुकड़ा कहां मिलेगा। स्मृति, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग बच्चे 30 मिनट से 40 मिनट 50 मिनट इसी रेंज में रखते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट कहां मिलेगा, नियरेस्ट टू एनोड, फारदेस्ट फ्रॉम कैथोड, फारदेस्ट फ्रॉम वेल, राइट।
और सबसे बड़ा डीएनए का टुकड़ा कहां मिलेगा? फिर 3 तरीके से। सबसे बड़ा टुकड़ा कहां मिलेगा? नियरेस्ट टू वेल, नियरेस्ट टू कैथोड, है ना, और फारदेस्ट फ्रॉम एनोड। सही है, फारदेस्ट फ्रॉम एनोड मिलेगा ना सबसे बड़ा टुकड़ा। नियरेस्ट टू वेल, नियरेस्ट टू कैथोड। बच्चों सुनो, नीट में यह सवाल भी आ सकता है इस बार, क्या कि वेल कहां बनाओगे, कैथोड या एनोड? तो भाई कैथोड में, क्योंकि डीएनए निगेटिव चार्ज है। अगर इधर एनोड कर दोगे तो डीएनए तो यहीं रह जाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं। अगर एनोड इधर कर दोगे तो डीएनए निगेटिव है, यहीं रह जाएगा। सही है बच्चों, ये हो गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब यही चीज समझा चुका हूं मैं, अब समझो, अब समझो जरा। देखो देखो देखो, दो जो बताया था ये पढ़ा रहने देता हूं, आप यहां से थोड़ा बहुत समझ सकते हो। देखो देखो बच्चों ध्यान से, हाँ अब समझने वाली बात, प्रोसेस पर आता हूं। देखो बच्चों, वेल बने हुए हैं, ये वेल बने हुए हैं। वेल, वेल क्या होता है? डीएनए लोडिंग साइट, डीएनए लोडिंग साइट। यहां पर एनोड है, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इधर कैथोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, मैंने मान लो यहां डीएनए लोड कर दिया, यहां पर डीएनए लोड कर दिया। अब ये डीएनए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो डीएनए चल पड़े ये। लेकिन अभी आपको डीएनए दिख नहीं रहे बच्चों, आपको डीएनए नहीं दिख रहे। याद करो ना, जब इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करोगे और यूवी लाइट से देखोगे, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करोगे, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करोगे, यूवी लाइट से देखोगे, तब आपको दिखेंगे ये बैंड। सही है, ये बैंड दिखेंगे। अब जब ये बैंड दिख रहा है, मैंने क्या बोला था, मुझे डिजायर्ड जीन का साइज पता है, तो मुझे पता है कि वो कितनी दूर तक चल के आएगा, कितनी दूर तक चल के आएगा पता है। तो मान लो मुझे पता है डिजायर्ड जीन का साइज इतना है कि वो इतनी दूर तक चल के आएगा। सही है, तो इसे यहां से कट कर लूंगा मैं, इसे कट कर लिया चाकू से, जल सहित इसे कट कर लिया, इस बैंड को, जो ऑरेंज कलर का बैंड था। महेंद्र गुर्जर जी थोड़ा इंतजार करिए, बिल्कुल समझाऊंगा बच्चों। आप लोग पेशेंस नहीं रखते यार, क्या मैं प्रोसेस समझा रहा हूं ना, मेरे समझाने के बाद कुछ रह जाए तो बोलना, ठीक है, इंतजार करो। देखो बच्चों, मुझे डिजायर्ड जीन का साइज पता है, तो मुझे पता है वो कितनी दूर आएगा, और ऑरेंज कलर के बैंड पर मेरा फोकस रहेगा कि इस एरिया में कौन सा बना। उसे मैंने काट दिया। कट करने के बाद क्या बोला था मैंने, मेल्ट कर दो। मेल्ट करोगे तो जल तो पिघल गया और आपको मिल गई डिजायर्ड जीन। और मैंने क्या बोला था, कट करके डिजायर्ड जीन निकालना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इल्यूशन। कोई इल्यूशन जानना चाह रहा था। जल सहित बैंड को अलग कर लो, मेल्ट कर दो, जल पिघल गया, मिल गई डिजायर्ड जीन, इसी को क्या बोलते हैं, इल्यूशन। वेक्टर के साथ भी तो करना पड़ेगा, वेक्टर को काटने के बाद लोड करो, उसे भी तो अलग करना होगा। दिख थोड़ी ना रहा है आपको कि डीएनए कहां है, तो उसको भी, वेक्टर का साइज हमें पता है, उसके हिसाब से उसे भी निकाल लेंगे। समझ रहे हैं? मतलब अब आपके पास दो चीजें हो गई बच्चों, एक डिजायर्ड जीन और दूसरा इधर से निकाल लिया, सेम ऐसे ही कटा हुआ वेक्टर, कटा हुआ वेक्टर और डिजायर्ड जीन आपके पास है। सही है, अच्छा। दूसरी बात यह है बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दो यूज है। जेल इलेक्ट्रो, डिजायर्ड जीन मिल चुका है, कटा हुआ वेक्टर भी आपके पास आ चुका है, डिजायर्ड जीन भी आ चुका है, इनको जोड़कर क्या बनाना है, रिकम्बिनेंट डीएनए, वो बाद में बनेगा। आगे ये समझते हैं। देखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के यूज समझ लो बच्चों। क्लोजिंग की तरफ ले जा रहा हूं, चिंता ना करें, क्योंकि कुछ लोग बहुत भूख लग रही है। तो यूज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चों, पहला तो आप समझ ही गए, डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग करना अकॉर्डिंग टू देयर साइज, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू साइज, है ना, एक तो ये। दूसरा बच्चों, दूसरा ध्यान से सुनिएगा,
हाँ बिल्कुल अमर, बिल्कुल यही सब बताने वाला हूं। दूसरा बच्चों कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम छोड़ी थी ना मैंने, हाँ सबको इथीरियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, चिंता ना करें। अब सुनिए बच्चों, एक चीज और चेक करने के ये काम आता है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ रखा था ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ रखा था ना। डिजायर्ड जीन और वेक्टर दोनों सेम साइज के नहीं बच्चे, वेक्टर तो बड़े साइज का होगा ना, डिजायर्ड जीन तो छोटा सा फिट करना है, वेक्टर तो बड़ा है, खुला हुआ वेक्टर। सही है, ठीक है। अच्छा बस बच्चे, क्लोजिंग लाइन है, 2-3 लाइनें हैं, बस हो गया। तो सुनिए मेरी बात बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए भी करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ मैंने जब रखा था तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को काटा या नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को काटा या नहीं, ये चेक करने के लिए, मतलब टू चेक। हाँ वो जो बोल रहा था ना कोई 202 पेज की तीसरी लाइन, वो है ये, टू चेक प्रोग्रेशन ऑफ restriction enzyme digestion of DNA, to check progression of restriction enzyme digestion of DNA। नहीं अभी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया भाई, सुनो जरा मेरी बात सुनो। पेज नंबर 198 में, पेज नंबर 198 में एक डायग्राम बना है, कुछ इस तरह से बना है बच्चों, ऐसे, ये ऐसे वेल बना दिए, वेल 1 2 3 4 बना दिए, ठीक है। और फिर पहले वाले वेल के सामने डीएनए का एक बैंड बना है, बाकी सब में कई बैंड बने हैं, बाकी वेल में कई बैंड बने हैं। तो बच्चों ये मतलब हुआ, इसमें एक बैंड क्यों बना, क्यों बना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, अरे पुतिन साहब वही बता रहा हूं, देखिए पहला बैंड, पहले वाले वेल में जो डीएनए लोड किया उसका एक ही बैंड आया, इसका मतलब वो डीएनए एंजाइम से कटा ही नहीं, वो डीएनए एंजाइम से कटा ही नहीं, अनडाइजेस्टेड डीएनए। क्यों नहीं कटा, क्योंकि इस डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की कोई साइट ही नहीं थी। क्यों नहीं कटा ये डीएनए, क्योंकि उस डीएनए में उस एंजाइम से कटने की साइट नहीं थी। तो अगर एक बैंड बना है मतलब दैट इज अनडाइजेस्टेड डीएनए, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं कटा, और कई बैंड आए हैं इसका मतलब कट गया। समझ गए? तो यही तो लिखा मैंने, आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओ, अगर एक ही बैंड आया मतलब डीएनए एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं हुआ, नहीं कटा, अगर कई बैंड आए तो कट गया। मतलब देखो ना एनसीईआरटी का कमाल देखो, थ्योरी 202 पेज में लिखी है ये, 3rd 4th लाइन में, सही है ना, और डायग्राम 198 में दिखा दिया है। ठीक है बच्चों, डन। तो कुल मिला के बच्चों आज मैं आपको, ये वाला डीएनए कौन सा है, अनडाइजेस्टेड, ये एंजाइम से नहीं कटा है, और जो कट गया है उसके कई बैंड्स हैं, डाइजेस्टेड है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के 2 काम है, पहला डीएनए फ्रेगमेंट अलग करना, और दूसरा ये चेक करना डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटा या नहीं। माइग्रेशन मतलब चलना, है ना। कुल मिला के बच्चों आज मैं आपको 2 चीजें देके जा रहा हूं, एक है आपके पास कटा हुआ वेक्टर, और दूसरा देके जा रहा हूं डिजायर्ड जीन। अगली क्लास में आएंगे तो जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, देखेंगे क्या करेंगे, अभी बात की बात है। 3 स्टेप हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। नहीं बच्चे, एक ही एंजाइम से मल्टीपल फ्रेगमेंट आ सकते हैं भाई, ईकॉर 1 से कटने की 5 साइट है किसी डीएनए में, तो कई जगह कट जाएगा। ठीक है, हाँ ओके, डन बच्चों एंड ऑल, ठीक है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। हाँ, लेन 2 3 4 सब में डाइजेस्टेड डीएनए है। ठीक है जी, बाय बाय।